मुझे आप रिकॉर्डिंग मुझे आप रहीम। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स हमारे पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के रह गए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पीडियाट्रिक फॉर द टाइमिंग नहीं पढ़ना। तो जो उसके अंदर 2-3 टॉपिक रह गए थे, उनमें से एक जो टॉपिक है ना वो है स्ट्राइडर। ठीक है, तो स्ट्राइडर क्या होता है? व्हाट इज स्ट्राइडर? आयशा आप बताओ, व्हाट इज स्ट्राइडर? आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अगर आयशा को नहीं आ रही आवाज, कोई और बंदा बताए व्हाट इज स्ट्राइडर। अजहर आप बता दो। जो स्ट्राइडर है सर, ये असल में जो हार्स वाइब्रेटरी साउंड्स है, ठीक है, एयरवे में जो ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे नैरोइंग की वजह से जो साउंड्स हुए थे उसको स्ट्राइडर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्ट्राइडर को मतलब इसको कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं या कैसे आप इसको डिवाइड कर लेंगे? क्लासिफाई सर उसमें जो है ना, हम एक तो रेस्पिरेटरी फेज के लिहाज से कर सकते हैं कि इंस्पिरेटरी है या एक्सपिरेटरी है या बाईफेजिक है। अच्छा, ठीक है, इंस्पिरेटरी और कहाँ पे होगा? इंस्पिरेटरी का क्या मतलब होगा? इंस्पिरेटरी सर ये मोस्टली में सुप्रा जो होती है उसकी जो ग्लोटिक है ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें इंस्पिरेटरी होगा। हाँ जी, और इसको जो मतलब जो सुप्राग्लॉटिक कह लें और इसको एक्स्ट्रा थोरेसिक भी कह लें आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। तो और इसकी क्या एग्जांपल है, ये किस में होगा? जो क्रू होता है ना, ये सर उसमें ये एपिग्लोटाइटस में हो सकता है ये। ग्लोटाइटस में, क्रू में ही होगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं आप एक्सपिरेटरी। एक्सपिरेटरी में ये होगा फिर सब ग्लोटिक होगा। ठीक है, और उसमें उसकी क्या एग्जांपल हो है? सकता है लेरिंजाइटिस या ट्रिकियाटिस में जो है ना, ट्रिकियल की इन्फ्लेमेशन अगर है, फॉरेन बॉडी कोई अगर है बिलो द ग्लॉटस तो उसमें बाइफेजिक नहीं होगा, क्योंकि ट्रेकियाटिस जो है वो तो पूरे ल्यूमन को कर रहा है ना, तो उसमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, वो बाइफेजिक होगा। ठीक है, जो ट्रेकियाटिस है ठीक, फॉरेन बॉडी में हो सकता है। ठीक है, फॉरेन बॉडी में हो सकता है। अच्छा क्रू जब होता है तो उसके साथ आपने क्या, जमील आपकी बहुत शोर हो रहा है, ये जरा सा कोशिश करो कि लाउडनेस नहीं सर, असल में मैं तो चैप्टर यहाँ पे बड़ा जो ना ऐसे नहीं, ना फैन है ना कुछ और है, मगर शायद मैं वही भी कोई सिग्नल की वजह से हो रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा क्लियर आ रही है। ठीक है, अच्छा एनीवेज अब मुझे बताएं कि जब आपने क्रू देखना है, क्रू के अंदर और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या देखने? क्रू तो हो क्रू रहा में है, सर उसमें क्रू तो हमने कहा ना कि सिर्फ साउंड आ रही है। ठीक है, तो अब उसके साथ आपने और क्या क्या चीज नोट करनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी? सर फीवर देखते हैं पेशेंट के इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन का एलिमेंट तो नहीं है उसमें। फीवर से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो देखेंगे पेशेंट की असेसमेंट करेंगे। बेसिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और जो उसका कॉन्शियस लेवल है ना, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, उसकी सिविरिटी को बताएगा फिर। सही, मैं सर सोची वॉइस की ना सेटिंग चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद में फिर आप शायद बात कर। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे जमील ने बताया है कि इसके अंदर बेसिकली जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एयरवे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एसोसिएटेड जो जो फीचर्स हैं वो आप उसका देखते जाएंगे, उसकी हिस्ट्री आपको जो है वो आपको बताएगी कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपकी जो अगर मिसाल के तौर पे फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री हो सकती है, उसको कोई और अगर उसमें फीवर है या उसके अंदर और WBC काउंट ज़्यादा है, बेसिकली उससे आप फिर उसको जाएंगे कि किस तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें आपको एसोसिएटेड सिम्टम जो मेनली आपने इस पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसकी जो DD में होती है आपकी, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो वायरल क्रू होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रोप कहते हैं सर। और क्रू कहते हैं, वायरल क्रू जो होता है ना उसको, वो लेरिंगो ट्रिको ब्रोंकाइटिस। ठीक है, और
और ये इसमें और जो एपिग्लोटाइटिस है इसमें क्या फर्क होता है कि एक वायरल होता है और एक बैक्टीरियल होता है? बैक्टीरियल। अच्छा, जो ये जो होता है आपकी जो वायरल ग्रू होती है इसकी प्रेजेंटेशन किस एज में होती है यूजुअली? ये 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक, मोस्टली 2 ईयर जो है ना ये बच्चे होते हैं, टॉडलर जो है ना। ठीक है, जो एपिग्लोटाइटिस होता है वो रिलेटिवली ज्यादा एज में होता है, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद कैसे आप इसको डिफरेंशिएट, और कोई चीज होगी जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर टेम्परेचर की सीवियरिटी है जो है ना, जो एपिग्लोटाइटिस है उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, और इसमें जो है इसमें जुमला आप सही बोलें, इसका रिलेटिवली ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, उसका बहुत एक्यूट ऑनसेट होता है, एक्यूट आंसर भी। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर इसमें ये ना जो पहले अप्रोच है ना वो आपकी बड़ी होनी चाहिए, एक कह सकते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो आप पोजीशन पे पहले असेस करें, और इंस्पेक्शन पे आप देख लें कि कितना सीवियर है, ठीक है। अवॉइड करें कि पेशेंट की जो है ना वो एयरवे एग्जामिनेशन उस वक्त ना करें, थ्रोट है, ठीक है, या और कोई पेन स्टिमुलस और ना दें, ठीक है। जैसे कि आईवी लाइन है, या पेशेंट को लिटा के चेक करना है, ठीक है, तो उसमें पेशेंट के जो एयरवे कंप्रोमाइज कर सकता है जब बच्चा क्राई करता है तो, ठीक है। दूसरी इसमें ये है, कोशिश करें कि जो उसके साथ अटेंडेंट हैं, ठीक है, जो अप्रोच इसमें क्या होगी? मतलब कोई भी एबीसी 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 अप्रोच होगी सर इसमें। ठीक है, तो जी इसके अंदर आप एंटीबायोटिक देंगे? क्रूव में सर नहीं देंगे, इसमें कोई इतना वायरल है, और जबकि एपिग्लोटाइटिस में है। इसमें आंसर आप ये कह सकते हैं कि अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल कोई इन्वॉल्वमेंट है तो, ठीक है, अगर कोई एविडेंस है आपके पास तब, वरना नहीं। इसमें फिर क्या क्या आपका होगा मेन, इसमें क्या होगी, आपने आपके कंसर्न क्या होंगे? ये पेशेंट अगर स्ट्राइडर के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आपको क्या, आपके क्या कंसर्न्स क्या होंगे? कंसर्न में सर यही है कि पेशेंट के जो है ना वो असेसमेंट में आपको पहले ही यानी इंस्पेक्शन में ये देखना चाहिए कि कितना सीवियरिटी है, और आप इसको पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं, या पेशेंट कैन गो फॉर इंटूबेशन जो है ना, तो उसके लिहाज से आपने उसकी इंस्पेक्शन पे करनी है। जैसे मैंने अभी कहा कि पेशेंट को आपने इंस्पेक्शन भी देख लेना, अगर वो किसी पोस्चर पे है, ठीक है, और डेफिनेटली वो अब उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उसको वो अपने एयरवे को मेंटेन किया हुआ है, तो उसमें आप पेशेंट को मजीद जो है ना वो कोई ऐसे स्टिमुलस ना दे जिससे वो उसका एयरवे कंप्रोमाइज हो जाए, और कोशिश करें कि वहाँ पे ही बेड साइड पे ही पेशेंट को अभी आईवी लाइन या कह सकते हैं कि थ्रोट एग्जामिनेशन ना करें। अगर पेशेंट को जैसे सीवियर है तो डेफिनेटली उसको जो है ना ओआर में ट्रांसफर करें, और उसमें अपने ओआर को इसके आप अलावा उससे इमरजेंसी पहले आप क्या कर सकते हैं? अभी आपने एयरवे की मैनिपुलेशन नहीं की ज्यादा, उससे पहले आप क्या करेंगे? और उस पे सर इंस्पेक्शन में आप देखते हैं कि कितनी जो उसकी जो है नहीं, रेस्पिरेटरी आप डिस्ट्रेस इंटरवेंशन कितनी क्या कर सकते हैं? इंटरवेंशन क्या कर सकते है। हैं? क्या करेंगे आप, क्या मैनेजमेंट क्या करेंगे? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन तो ठीक है, आपने ऑक्सीजन अगर अब लगा सकते हैं अगर से हो रही है, हम्म, उसके अलावा क्या करेंगे? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जी, ये जो बताया ना, रसीमिक एपिनेफ्रीन, ठीक है। हाँ सही। रसीमिक एपिनेफ्रीन, नेबुलाइजेशन से कर देंगे, ठीक है, ताकि सही। तो ये कॉम्बिनेशन होता है रेसिपिक एपिनेफ्रीन, एल आइसोमर और डी आइसोमर का, ठीक है, लीवो और डेक्सट्रोरोटेटरी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इससे एयरवे का एडिमा कम होता है, ठीक है। जब आप एपिनेफ्रीन से नेबुलाइज कर रहे होंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? उसमें सर है कि कार्डियक रिदमिया फर्स्ट एक ये हो सकता है। तो आप ईसीजी लगा लें। ईसीजी साथ है मॉनिटरिंग करनी है, ठीक। अच्छा, अभी उसके बाद और क्या क्या इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में और क्या क्या देंगे? ये तो एक तो हो गई ना ये हाँ, मगर अगर आईवी लाइन जैसे नहीं है तो हम स्टेरॉइड में अगर आईवी लाइन अगर है, जैसे हम आजकल इमरजेंसी में पेशेंट को अटेंड करते हैं, हम एयरवे के बताते हैं, तो हम डेफिनेटली हाइड्रोकॉर्टिजोन स्टेरॉइड्स का इमीडिएटली रोज नहीं, मगर वो भी एडवाइस कर। नहीं, स्टीरॉइड्स आपने देने हैं, स्टीरॉइड्स आपने देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो, ठीक है, कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन राइट। हो रही हो तो आप कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे वो ऑब्स्ट्रक्शन में आपको हेल्प मिले, एयरवे एयर फ्लो को?
पोस्चर है पेस्टर को, पोस्चर जो होता है उसको जो है वो जहाँ पर एक तो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है वहाँ पे कौन सा फ्लो हो जाता है? वहां से टर्बुलेंट फ्लो होता है वहां पे, तो इस फ्लो वजह होता से है। उस स्ट्राइडर की आवाज आ रही थी। कोई ऐसी चीज है जो देंगे जिससे फायदा हो सकता है? हाँ उसमें ही सर हेलियम दे सकते हैं ना सर? खाली हेलियम अकेले तो नहीं देंगे ना, हेलिऑक्स कहते हैं उसको ना, अच्छा सर। ठीक है। 70-30 कॉम्बिनेशन या 80-20 भी होता है ये, ठीक है। अच्छा अब अगर हेलिऑक्स की लिमिटेशन क्या होगी? उससे डेंसिटी उसकी जॉब कम से एक होती तो है। अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी, एक एक्सपेंसिव है, ठीक है, नहीं और वो एक्सपेंसिव को हटा दें, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ जी, आप ज्यादा हाई FiO2 नहीं दे सकते ना, हाँ आप ज्यादा हाई FiO2 नहीं दे सकते ना, इसमें सही। FiO2 आपकी लिमिटेशन लिमिट हो गई है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा इसके अंदर और कोई मोड ऑफ वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है? जी जी अजहर, नुसरत आप बता दो। सर सीपैप। CPAP ओके फाइन, उसके अलावा? सर NIV तो नहीं कहेंगे इसलिए कि एक तो छोटे बच्चे हैं, फिर उसका सर एस्पिरेशन का रिस्क होगा। और सर ये है कि इनको बहुत कॉमनली तो नहीं, लेकिन इंट्यूबेशन के चांसेस भी होते हैं इनमें, इंट्यूबेट कर सकते हैं अगर नीड हुई तो। इंटुबेट कर सकते हैं या अर्ली इंटुबेट नहीं कर देंगे? नहीं सर, क्रॉप के पेशेंट में जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ना कि इसमें जैसे एयरवे मैनिपुलेशन है उसको अवॉइड करेंगे, नहीं तो नहीं नहीं ये सर मतलब नहीं है, इसका ये मतलब हाँ नहीं 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 डॉक्टर साहब, नहीं 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 आप नहीं एक समझे, नहीं सेकंड एयरवे यानी कि आप एयरवे थ्रोट एग्जामिनेशन नहीं करना, आपने स्टिमुलेशन नहीं देना, मगर अगर आपने स्पेशलाइज्ड आपने स्विरिटी देखनी है उस टाइम, अगर वो उसकी हाँ जी, एक मुझे याद नहीं है, एडमिशन। उसका स्कोरिंग का भी है, सॉरी स्कोरिंग का भी है, तो सॉरी ये जबील म्यूट हो गया गलती से। मैं ये कह रहा हूँ इसका, मैं ये बता रहा हूँ कि आप उसको ऑर्डिनरी जगह पे आप उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे, आप उसको प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में ले जाके करेंगे भाई, इसमें अर्ली इंट्यूबेशन वहां पे करना है। अगर इंट्यूबेट नहीं करेंगे तो वो तो कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है बिफोर यू गो फॉर एनी डेफिनेट ट्रीटमेंट। और क्या हाँ, आपको कोई भी एयरवे मैनेजमेंट जो करनी है वो ओआर में आपने करनी है, ताकि आपके पास अगर वो क्रश ट्रॉली हर चीज जो है ना वो मैनेजमेंट आप कर सकें, देखें, और आपने दूसरी बात इमरजेंसी में ये, या वार्ड में नहीं छेड़ना, बेड साइड पे नहीं करनी। दूसरी बात ये कि आपको आपको जो है ना ज़हन में ही रखना चाहिए कि आपको रिलेटिवली स्मॉलर साइज की ट्यूब की जरूरत होगी, और आपको ट्रेकियोस्टमी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। आप कह रही हैं कि मैं उसको ट्यूब ही नहीं हाँ, डालूंगी। इसमें ये भी है कि साथ अगर ऐसे है तो आप ईएनटी को साथ इन्वॉल्व करना है, उसके ऑन कॉल बंदे को साथ ठीक है लेना। नुसरत, समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा जी अच्छा उसके बाद ये दूसरा आप इसका जो कंपैरिजन है आप एपिग्लोटाइटिस से, तो एपिग्लोटाइटिस क्या जी होता है नुसरत? सर, एपिग्लोटाइटिस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और सर ये थोड़ा सा ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, लाइक जो है तो 6 महीने से साल तक के 6 साल तक के बच्चों में हो सकता है। और दूसरा ये है कि ये जो है तो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट होता है ये इन्फेक्शन। इसके लिए और ज्यादा थर्ड बेहतर साइड लफ्ज, इसमें बेहतर लफ्ज क्या है? जल्दी स्प्रेड होने से बेहतर है, ज्यादा बेहतर है एक्यूट ऑनसेट होता है। एक्यूट या एक्यूट ऑनसेट होता है, और सर इसमें अर्ली इंटुबेशन करनी पड़ती है, और इसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो भी स्ट्राइडर के साथ आता है। इसके और इसका यूजुअल जो है वो कल्प्रिट क्या होता है ऑर्गेनिज्म? इसका सर स्टेफ यही ऑरियस है सर। स्टेफ ऑरियस से ज्यादा कॉमन कुछ और? स्टेफिलोकोकस, हाँ जी। सर ये सर वो होता है HB इन्फ्लुएंजी, नहीं जी वो हेमोफिलस हीमोफिलस। इन्फ्लुएंजा, सबसे कॉमन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। हाँ B टाइप। ठीक है, और उसके उसके अलावा जो है वो आपके स्ट्रेप्टोकोकस हैं या स्टेफिलोकोकस हैं, ठीक है, लेकिन सबसे जी कॉमन सर। जो है वो है। अच्छा उसके बाद इसके अंदर एक एक्सरे के अंदर एक टिपिकल फाइंडिंग होती है, उसका नाम क्या होता है? थंब साइन होती है सर।
थंब साइन। सर थंब साइन तो उसमें होती है फॉरेन बॉडी के लिए। स्टीपल साइन। नहीं, ये इसमें स्टीपल जो एपिकुलेटाइटिस का होता है साइन एक्सरे में लेटरल जो है ना व्यू में। तो थंब का मैंने फॉरेन बॉडी के लिए पढ़ा है। सर उसको स्टीपल साइन कहते हैं। हाँ, ठीक है। ये मेरा हिसाब से, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ता है, इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट सा आपका नजर आएगा एपिकुलेटिस। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू समथिंग एल्स व्हिच आई हैव मिस्ड। मुझे बताएं कि ये रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कैसे आप करते हैं? नुसरत बताना है आपने। ठीक है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को आप कैसे आप कहेंगे कि इसमें ज्यादा रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और उसमें कम रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है? क्या क्या चीजें देखते हैं सर? इसमें जो है तो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होती है मसल्स की। एक ठीक है। और सेकंड। सबसे पहले इंटरकोस्टल रिसेशन बताना चाहिए या सबसे पहले कुछ और बताना चाहिए? सर ये सर इनका जो है तो टैकियाप्निक होते हैं और सिटिंग पोजीशन में होते हैं। और मैंने क्वेश्चन आपसे एक सेकंड, सॉरी, मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश कर रहा हूँ। हम एक लम्हे के लिए आप भूल जाओ कि हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कैसे आपने कहना है कि ये सीवियर है, तो सबसे पहले रिस्पिरेटरी रेट कहेंगे ना? हाँ, तो सर तो टैकियाप्निक मैंने कह दिया ना। ठीक, वो आपने बहुत देर के बाद कहा ना, आप तो पहले इंटरकोस्टल रिसेशन पे चली गई। मैं अच्छा सॉरी। तो सर ये एक तो ये होता है। दूसरा सर ये जैसे इनको अगर हम इंट्यूबेट करना चाहें ना तो वी कांट लाई डाउन देम कि भाई ये जो है तो बिल्कुल लेट नहीं सकते आप जंप। बिकॉज़ ऑफ तो डिस्ट्रेस। ये आप पहला कहेंगे रिस्पिरेटरी रेट, उसका पैटर्न देखो, सिंपल आसान चीज मिस करके मुश्किल चीजें बता रही हो। एसोसिएटेड उसकी कोई और सिम्टम नहीं हो सकते उसमें? अगर और एसोसिएटेड हीमोडायनामिक कोलैप्स हो रहा है तो उसका मतलब है कि सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद उस बच्चे का या उस कोई भी किसी को पैटर्न जो है, जो उसका पोस्चर है, वो आपको बहुत सारी चीजें बता देगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं, पोस्चर के साथ ही आप बता सकते हैं कि भाई उसकी जो है वो जो एसेसरी मसल्स हैं या कोई रिसेशन हो रही है, नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, इंटरकोस्टल रिसेशन हो रही है, सुप्राक्लेविकुलर रिसेशन हो रही है। ठीक है। तो ये जनरल साइंस हैं। और पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग भी हो सकती है, अगर आप खास तौर पे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग हो सकती है ना? जी सर, हो सकती है। ठीक है। तो ये इसके अंदर चीजें हैं। तो सिंपल चीजों से शुरू करें और उसके बाद फिर आप सपोर्ट करेंगे कि उसको हाइपोक्सिया होगा, सैचुरेशन कम होगी। अगर आप एबीजीज करेंगे तो उसमें आपको फाइंडिंग मिलेगी सारी, मतलब लाइक कि आपने उसमें, और आपने फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इम्पेंडिंग रिस्पिरेटरी फेलियर को आपने रूल आउट करना है। ठीक है। तो इम्पेंडिंग रिस्पिरेटरी फेलियर जो है वो आपको कॉन्शियस लेवल से भी पता चलेगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्योंकि ये क्वेश्चन इस एक लम्हे के लिए इसको हटा दीजिए। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कैसे चॉक आउट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको किसी भी सूरत आपने मिस नहीं करना इस चीज को। ठीक है। तो इसमें भी हाँ सर, मैं हाँ वो एक्सरे साइन में बताता हूँ। ये थंब प्रिंट साइन कहते हैं उसको, इसमें एक्यूट एपिकुलेटाइटिस में हम वही साइन होगा। अच्छा, इसके अलावा और एनेस्थेटिस को ये अगर हटा दें एक लम्हे के लिए, इसको क्या नाम है उसका, ये जो एपिकुलेटाइटिस है और इसको, तो और क्या स्ट्राइडर से रिलेटेड क्या चीजें हो, मतलब लाइक कि किसी और कंडीशन में आपको क्रू मिलता है? स्ट्राइडर सर मिलता है अगर कोई उसमें सर ये वोकल कॉर्ड्स के वो हो सर, वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व स्पैज्म हो जाए। वेरी गुड। और थायराइड सर्जरी यानी कि आप बोलेंगे ना, थायराइड सर्जरी के बाद हो सकता है। हाँ, थायराइड सर्जरी के बाद है। और क्विंसी का नाम सुना है? क्विंसी? हाँ सर, ये सर वो टॉन्सिलर एब्सेस को कहते हैं ना, क्विंसी। ठीक है। एक टॉन्सिलर एब्सेस होती है और एक रेट्रोफरेंजियल एब्सेस होती है। अच्छा, ठीक है। लुडविग्स एंजाइना क्या होता है? सर विच एंजाइना? लुडविग्स एंजाइना। लुडविग्स
ये पढ़ा हुआ है मैंने। और हरी सर जी जी बताइए। ये बेसिकली एंजाइना जो होता है ना, एंजाइना पेन को कहते हैं, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो ये जब पहली दफा मैंने भी पढ़ा था तो मैं भी परेशान था कि ये एंजाइना यहाँ पे कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली ये फ्लोर ऑफ माउथ का इन्फेक्शन होता है, सीवियर सेलुलाइटिस, ठीक है। और इसमें एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस है और ये टॉन्सिलर एब्सेस है, ये क्विंसी है, ये आपको थोड़ा थोड़ा इसका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एयरवे की क्या नाम है, इसमें एयरवे कोलैप्स होता है, ठीक है। एयरवे कोलैप्स भी होता है, एयरवे डिस्टॉर्ट भी होता है, और इसमें अर्ली इंटुबेशन है। इन तमाम चीजों में आपने वेट नहीं करना, ठीक है। ये याद रखें बात कि इसमें अर्ली इंटुबेशन का नाम ये नहीं भूलना। बच्चे अगर छोटा बच्चा है तो उसको बिला वजह पोक नहीं करना, ठीक है। और उसको स्पेशलाइज सेटिंग के अंदर आपने करना है, और आपने मेंटली प्रिपेयर होना है, आपने रेडी रहना है ट्रिकोस्टमी के लिए, क्योंकि इस ऐसे बच्चे में कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इवन ये जो अगर रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस है ये, तो ये रप्चर हो सकती है आपको। ये ड्यूरिंग इंटुबेशन इट कैन रप्चर एज वेल ड्यूरिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या नाम है उसका, आपको लिमिटेड नेक मूवमेंट होगी आपको, यानी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। तो ये है जी कुछ बातें स्ट्राइडर के बारे में। कोई अगर किसी को कोई इसमें मजीद ऐड करना है, हसाम इफ यू वांट टू ऐड, हरीश कोई आप पूछना चाहते हैं या बात ऐड करना चाहते हैं? राइट, मतलब बॉटम लाइन ये है कि आपने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, अर्ली इंटुबेशन, मेंटली प्रिपेयर फॉर ट्रिकोस्टमी, ठीक है। कॉज में भी डिफरेंट, और आपको रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, सॉरी डेंसिटी को कम करने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ जी, और इसके अलावा जो है आपके पास ये 2-3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। अच्छा, उसके बाद असल में जिन लोगों को मैंने जिम्मे लगाया था ACLS और सर दूसरे सॉरी इसमें मैं ये भी करूंगा, एक्सट्रूबेशन का भी बता दीजिए। इसमें अर्ली एक्सट्रूबेशन नहीं करनी होती। जब आपने इंटूबेट किया है देन वेट फॉर 48 आवर, ठीक है, और उसमें लीक टेस्ट करके तो फिर एक्सट्रूबेट करना होता है। और सिर्फ EBGs या दूसरी जो है ना क्लिनिकल ये कि फीवर सेटल हो गया इसके ऊपर आप एक्सट्रूबेट नहीं करते, क्योंकि एडिमा सेटल होने में एटलीस्ट 48 आवर जो है ना वो लगते हैं, 48 to 72 आवर्स। तो अर्ली एक्सट्रूबेशन नहीं करनी होती इसमें। सही। अच्छा भाई अस्सलाम जी 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 सर इसमें इंडक्शन जो है वो इनहेलेशनल करेंगे या IV करेंगे, कर सकते हैं? देखें इसमें आपने इनहेलेशनल है, इसके अंदर आप IV करेंगे तो कोलैप्स हो सकता है ना, कोलैप्स हो जाएगा। जी सर। तो मतलब लाइक कि इसके अंदर बेहतर जो है वो इनहेलेशनल होगी। लेकिन वही वाली बात है कि आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट करना होता है। अगर आपका एस्पिरेशन का रिस्क है तो आप उस चीज को आपने वाईवे के अंदर डिस्कशन के अंदर आप ये, लेकिन प्रैक्टिकली जो है इनहेलेशन इंडक्शन ही की जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीट एयर जी। ये जरा एक्सट्रूबेशन वाला क्राइटेरिया वो सर का समझ नहीं आया। एक्सट्रूबेशन का इसका मतलब ये है कि अगर, क्योंकि इसके अंदर जो नॉर्मली तो हम गैसियस पैरामीटर पे या पसल उस पे पावर आ गई है तो वो आप एक्सट्रूबेट की तरफ जाते हैं ना। यहाँ पर चक्कर ये है कि एयरवे की, इवन ये थायराइड के लिए भी यही चीज है कि अगर आपने पोस्ट ऑपरेटिवली अगर लीक टेस्ट पॉजिटिव है नहीं है, यानी कि लीक पॉजिटिव नहीं है, लीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि एयरवे कोलैप्स हो सकता है, चाहे वो आपका जो ट्रेकोमलेशिया के रेफरेंस से हो, चाहे वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के रेफरेंस से, ठीक है। ठीक सर। तो बेसिकली उस सूरत में आप फिर बेहतर है कि आप उसको सेटल डाउन होने दें, उसको स्टीरॉयड दें, उसको क्या नाम है उसकी जो रेसिमिक जो है, अगर आपने एक्सट्रूबेट अगर आपने प्लान करना है तो फिर उसको पोस्ट ऑपरेटिवली आपने रेसिमिक एपिनेफ्रीन का जिक्र करना है, आपने HDO में मॉनिटरिंग का जिक्र करना है अगर आप एक्सट्रूबेशन का बताते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोबारा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। थैंक यू। अच्छा,
अरसलान, आपने जो न्यूनेटल रिससिटेशन और पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट को पढ़ा है, चेक किया है आपने? जी सर, मैंने वो पीडीएफ देखी थी, लेकिन वो गाइडलाइन मुझे बाद में किसी ने बताया था कि पुरानी वाली है। असल में चलें भाई, देखिए ये मेरी आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जो मैंने चेक किया ना 2020 वाले के, देयर इज नो, मुझे सच कोई डिफरेंस नहीं मिला सर इसमें गाइडलाइंस में सीपीआर के सर। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं, अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि ये एक्चुअली अलग से टॉपिक है। मैं तो ये चाह रहा था कि न्यूनेट के साथ कर लें, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैंने क्योंकि अभी तक रिव्यू नहीं किया, तो मैं इस चीज को मैं अभी इस पे स्किप कर दूंगा। वी विल डू इट एट सम अदर पॉइंट, ठीक है सर कुछ क्वेश्चनिंग तो कर लेना सर। देखो अभी तो जल्दी से अगर मेरा इंटरनेट बताएं, मुझे बताएं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस होता क्या है? व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस? सर इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। इसमें सर एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते फर्स्ट लाइन। देखो आपसे सवाल क्या पूछा है, जरा गौर से सुन लो। एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस। हाँ जी अजहर बताओ आप। सर आई होप मेरा थोड़ा नेट डिस्टर्ब्ड है, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही सर है। इसमें जो है ना 2 वेरिएंट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इसमें एक जनरलाइज कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस है, जो डिफाइंड होता है अ जनरलाइज सीजर लास्टिंग 30 मिनट्स और मोर। ये हो गया कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस। अच्छा, जो दूसरा होता है वो नॉन कन्वल्सिव होता है, जिसको हम डायग्नोज करते हैं EEG पे, और उसका में जो चाइल्ड विद अनएक्सप्लेन्ड अल्ट्रेशन इन कॉन्शियस लेवल जो है ना, उसमें हमें सस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा सर, देखिए, इसमें जो ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको कॉमन, क्योंकि कई दफा ना बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का नुकसान ही होता है कि आप फंस सकते हैं, ठीक है। ये जब अनटिल अनलेस कोई आपको प्रोब ना करे, आप बता सकते हैं बिल्कुल। ये आपने आंसर एकेडमिकली आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब क्या होगा कि अगर कॉन्स्टेंटली सीजर हो रहे हैं ना, ठीक है, कॉन्स्टेंटली सीजर हो रहे हैं, तो दैट इज द स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। ये दूसरा, आप पहले ये बात मुकम्मल करने के बाद आप बता दें कि ये कंडीशन ऐसी भी होती है कि जिसके अंदर EEG के अंदर फाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको हर जगह पे आपको ये बात नहीं मिलेगी लिखी, ठीक है। तो ये इसलिए ये हो सकता है कि एग्जामिनर की की में ये ना हो, इट इज पॉसिबल। तो इसलिए बेहतर है कि जो कॉमन आंसर बता के फिर उसके बाद आप कर लेंगे ये एक जो कॉमन, ठीक है। तो कांस्टेंट सीजर एक्टिविटी लास्टिंग मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है सर। अब आप बताएंगे इसको क्या कैसे आप इसको ट्रीट करते हैं? सर इसमें ट्रीटमेंट में ना हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक्चुअली अब अगर मैं वो देखूँ, ABC अप्रोच हम डेफिनेटली करेंगे, उसमें हम एयरवे देखेंगे उसको, और हमारा जो एम होगा कि फिट्स कंट्रोल एज सुन एज पॉसिबल होगा। उसके लिए हम लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम दे सकते हैं। अगर लोराज़ेपाम IV है तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन के पेशेंट की उस वक्त IV लैमिनेटेड है। एक सेकंड, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए ये क्योंकि ये आपका भी नहीं है, इसलिए आपको माजरत है इस चीज की, लेकिन ये वाईवे में जिससे पूछा गया कि स्टेटस एपिलेप्टिकस के को कैसे मैनेज करना है, तो इसमें आपने ही कहना है इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, माय अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, कॉल फॉर हेल्प, ओके। एंड बिकॉज इन दिस सिनेरियो आई हैव माय मैनेजमेंट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई हैव, क्योंकि इसके अंदर आप IV लाइन, अब ये तो नहीं होगा कि उधर से उसको फिट्स पड़ रहे हैं और आप उसकी IV लाइन ढूंढते रहेंगे। यू हैव टू डू समथिंग क्विकली, ठीक है। तो आप चाहे इंट्रोशियस लाइन के जरिए देंगे, या आप उसको जो है वो रेक्टली देंगे, या आप उसको जो है वो ओरल डालने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये इसके अंदर ट्रिक है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, क्योंकि जितना आप इसको जितनी देर से ट्रीट करेंगे, उतनी न्यूरोलॉजिकल पोस्ट जो इक्टल जो है ना, वो उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसको न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। ये इसके अंदर बात है। तो ये बात पहले बता के फिर उसके बाद आप बाकी बातें बताइए।
उसमें सर अगर विद सस्पेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया तो 2 ml पर kg 10% डेक्सट्रोज भी हम दे सकते हैं। और इसमें जो है ना वो डेफिनेटली जो आपने बात बताई, हमें डिफरेंट यानी कि मेडिसिन हैं, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, और जो सॉरी थर्ड अजहर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो एक और जो जुमला मैं मिस कर गया हूँ अभी बोलने में, रिससिटेशन, इवैल्यूएशन एंड द पॉसिबल पिकिंग अप कंटिन्यू साइड बाय साइड, possible cause should go side by side. सही कह रहे हैं। Efforts will be more fruitful in that scenario. ठीक है। अच्छा, इसमें सर मैं एक और ऐड करूंगा, यही ये एफसीआई में भी मुझे उन्होंने पूछा था कि पेशेंट का जो है ना आपने फीवर ही नहीं चेक किया, आप फॉरेन मैनेजमेंट में आ गए हैं, तो बच्चों में हमेशा सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो फेब्राइल जो है ना फीट्स है ना उसको भी रूल आउट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर वो मैंने फिर पूछा कि उनका टेम्परेचर कितना है तो कहते हैं कि 30 डिग्री। सही कह रहे हैं सर जमीला, यू आर के अंदर जो कॉजेस की सेफ जो लिस्ट आंसर है, देखें ना, सेफ आंसर ये है कि एवैल्यूएशन मैनेजमेंट जो आप लोगों को जुमला सिखाया है ना वो सबसे सेफ आंसर है। ठीक है, दूसरे समझ आ रहा है ना? और सर इसका जो मोस्ट कॉमन कॉजेज जो है ना, वो जो कॉजेज जहाँ पे लिखे हुए हैं ना उस ऊपर जो है ना वो फीवर ही लिखा हुआ है, या फिर जो ऑलरेडी पेशेंट एपिलेप्टिक हैं उनकी जो है ना मेडिसिन कोई विथड्रॉल हुआ है या उनको कोई और इंटरकरेंट डिजीज हुई है या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुआ है तो फिर उनमें भी चांसेस हो जाते हैं सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक हाइपोग्लाइसीमिया की बात कर दी कोई, और आपने यानी कि ट्रीट द कॉज, और इमीडिएटली आपकी अप्रोच होगी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक है सर। तो आप उसमें और साथ एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के अंदर आपने इंजरी को भी प्रिवेंट करना है, क्योंकि इसमें बच्चा गिर सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, टंग बाइट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर करनी है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन की जो दवाइयां होती हैं वो क्या क्या हैं सर? फर्स्ट लाइन में जो है ना वो लोराज़ेपाम अपना फिट्स के लिए ना लोराज़ेपाम में डायज़ेपाम आती है सर। हाँ जी, आप डायज़ेपाम पर रेक्टल भी दे सकते हैं। ठीक है, और मिडाज़ोलैम जो है वो बक्कल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इसकी गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है। और सर पर रेक्टल पे इतना जल्दी वो इफेक्ट करेगा कि अपनी सीजर्स एक्टिविटी को वो जो है तो प्रिवेंट किया जा सके? आईवी लाइन अगर नहीं है तो यही तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यही तो मैंने आपको अभी पहले क्या कहा है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपके रूल्स डिफरेंट होंगे, इसके अंदर आप वेट तो नहीं करेंगे कि आप उसको आईवी लाइन और जी रेक्टल में भी फास्ट एक्ट होता है क्योंकि बेबी उसमें भी वेनस अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो लिटिल बिट जो है ना वो आईवी से डिले होगा, मगर ये कि उसमें भी फिर भी इफेक्ट जो है ना फास्ट होता है कंपैरेटिवली मोर इंटरमस्कुलर। क्या हम बाकी तमाम केसेस में हम नहीं कहते कि बच्चों को सपोजिटरी दे देंगे, वो क्यों दे देंगे सर? वो जो है एक एनाल्जेसिक। नुसरत एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर कोई चीज आप ऐसी दे रहे हैं कि जो बहुत देर बाद एब्जॉर्ब होनी है ना, तो वो तो आप उस रूट से देंगे ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो वो अगर बहुत देर हुआ तो पता लगा वो बॉडी के साथ सर ये तो मैं कह रही हूँ, तो ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। पर रेक्टल रूट इज वन ऑफ वेरी नाइस रूट। समझ आई इसकी, ये पैरारेक्टल रूट की आप सर वो सर मैं अगर इसको थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा रिफ्रेश करूं भाई, अगर इफ वी हैव आईवी लाइन देन डेफिनेटली वी विल नॉट गो फॉर द पीआर। Exactly. वो नहीं है तो डेफिनेटली हमारे पास आप वाली बात कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब ये एमसीक्यू, अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं कि एमसीक्यू वालों को प्लीज वहां पर आपने इसी बेस पे एमसीक्यू होगा, वहां पर कोई ना कोई सिनेरियो के अंदर या तो आईवी लाइन डली हुई होगी या आईवी लाइन नहीं डली हुई होगी। आईवी लाइन नहीं डली होगी तो आपके पास दोनों में से या तो पर ओरल बात बताया होगा या पर रेक्टल बताया होगा। ठीक है, तो ये आपने रखना है। अच्छा, फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन क्या होगी? सेकंड आंसर फेनिटोन देंगे या लोराज़ेपाम भी है सर। नहीं, सेकंड लाइन के अंदर फेनिटोन देंगे फेनिटोन एंड वैल्पोरिक एसिड। फिनोबार्बिटॉल नहीं होता जी सर? फिनोबार्बिटॉल थर्ड लाइन है, प्रोपोफॉल फिनोबार्बिटॉल। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था मुझे याद आ रहा है फिनोबार्बिटॉल शायद थर्ड लाइन है, फिर पैराल्डिहाइड लिखा हुआ है इसमें ना सर। ठीक है, पैराल्डिहाइड लिखा हुआ है 0.4 मिलीग्राम पर केजी पर रेक्टल, स्टिल नो आईवी एक्सेस। ठीक है, और फिर थर्ड लाइन के अंदर फेनिटोइन है और फिनोबार्बिटॉन है। ठीक है, हाँ जी। तो बेसिकली ये इसके अंदर चीज है। साथ आप कहेंगे कि आप फौरी तौर पे आप जो कह सकते हैं चीजें, आप उसके अंदर कह सकते हैं कि आपने रूल आउट करना है, आपने उसमें एबीजीज कर लेंगे, आप उसमें फौरी तौर पे उसके ब्लड सैंपल्स भेज देंगे, उसकी अगर नॉन एपिलेप्टिक है
तो उसको आप उसकी ड्रग लेवल्स भेज देंगे, आप उसके अंदर जो है क्या नाम है इसका जो पॉसिबल जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सबसे ज्यादा किसकी वजह से फिट्स पड़ सकते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट की वजह से फिट्स पड़ सकते हैं? हाइपोनेट्रियम है सर। सोडियम, मतलब सोडियम हाइपरनेट्रियम में भी हो सकता है, हाइपोनेट्रीमियम में भी हो सकता है, ठीक है, सोडियम की वजह से। और उसके बाद ये कि इसके बाद आपको देखना होगा कि न्यूरोलॉजिकल इंजरी के लिए आप सीटी स्कैन या एमआरआई का जिक्र कर सकते हैं, ईईजी का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एस्पिरेशन भी हो सकती है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिवली चेस्ट एक्सरे भी करवाना है कि हो सकता है उसको एस्पिरेशन ना हो गई होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नुसरत समझ आ गया आंसर? जी आ गया सर। ये क्योंकि देखें, ये ज़हन में रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर सिस्टम के अंदर इमरजेंसी एक जरूर आनी है, ठीक है। तो ये इमरजेंसीज के अंदर ये आप लोग इस चीज को देखें ना, अब आपने अभी तक आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि हर के अंदर देखें इमरजेंसी क्या होती है, हर सिस्टम में, हर सिस्टम से इमरजेंसी निकालें। और एमसीपीएस में तो यही पास और फेल है, इतनी लंबी आपसे वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे वो सेरेब्रो ट्रिपल एच थेरेपी और सब रेकनाइट हेमरेज मोस्ट प्रोबेबली शायद आपसे ना पूछे। ये एपिलेप्टिकस स्टेटस एपिलेप्टिकस अगर आपको ट्रीट करना नहीं आता तो ये दैट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। अभी आपने जो इसमें गलती बोली है ना कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और आप कह रही हैं कि उसको इंट्यूबेट में नहीं करूंगी, दैट्स अ ब्लंडर, याद रखें बात आप। इसके अंदर तो अर्ली इंट्यूबेशन का सेम रखना है, ठीक है। सर आजकल एक और दवाई आई हुई है लेरेस, उसको बहुत यूज करते हैं। उसमें क्या है सर लेवी ट्राई, बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, लेविसिटैरापैम, ठीक है, वो इस तरह करके नाम है उसका, और वो कैप्रा के नाम से है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो सर ये पोस्ट ऑपरेटिव नहीं देते हैं सर, लेरिस जो है? हाँ नहीं, देखें ये इस तरह की अनयूजुअल सी चीजों पे आपको कोई फेल नहीं करेगा, इसलिए कॉमन ये जो आपको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन ये ट्यूटोरियल है इसमें से पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट कॉम्प्लिकेशन न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती हैं, कार्डिक भी हो सकती हैं, ऑर्थोपेडिक भी हो सकती हैं, मेटाबॉलिक भी हो सकती हैं, ठीक है। उसको परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया। अच्छा अब देखें सर अभी हमसे पहले जिनका हुआ था उस टॉक्स में सर इन्होंने जो है तो पाइलोरिक स्टेनोसिस सर वो इन्होंने टॉक्स में पूछा था, ये पूरा उसकी मैनेजमेंट और जो है तो कॉम्प्लिकेशन और ये सारी चीजें। तो असल में बेसिकली आप एक लम्हे के लिए ना, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर पिछले टॉक्स में ना पूछा होता तो क्या पाइलोरिक स्टेनोसिस इंपॉर्टेंट ना होता? नो सर, कहने का मकसद ये है कि हम लोग समझ रहे हैं कि शायद सर टेबल वाइवा में पूछते हैं सर, लेकिन देखें मेरी नहीं सर ये भी पूछा पाइलोरिक स्टेनोसिस सर, और पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी का ब्लीडिंग का पूछा था। एक सेकंड मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए आप। देखिए मेरा तो आप लोगों को मैसेज क्या होता है, मैं तो ये आप लोग अभी भी बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, बहुत सारे लोग ये सेशन अटेंड नहीं करते कि जी ये तो वाइवे की डिस्कशन हो रही है, या कोई कहेगा कि ये तो एमसीक्यूज की डिस्कशन हो रही है, या जो एमसीक्यूज तैयारी कर रहे हैं वो कहेंगे कि नहीं जी ये तो हमारी बात नहीं है, ये तो वाइवे की डिस्कशन हो रही है। आप खुदा के लिए अपने आप को डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकाल लें। नॉलेज जो है वो कहीं आपको उल्टा लटक, आपको सर नीचे करके पाँव ऊपर करके पूछा जाए या लिटा के पूछा जाए या खड़ा करके पूछा जाए, इट डजंट मैटर। तो ये अपने दिमाग से ये निकाल दें कि ये टॉक्स के अंदर नहीं पूछा जाए। आप तो आपको पता है टॉक्स अब बहुत आसान हो गए, इंटरेक्टिव हो गए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि स्टैटिक स्टेशंस नहीं होते, जो इंटरेक्टिव स्टेशंस होते हैं उसके अंदर आपके पास मार्जिन होता है, ठीक है। जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं हमारे ज़माने में स्टैटिक स्टेशन थे, तो आप यकीन करेंगे कि मैं वहाँ पर एंजाइटी में मैं गलत लेबल करके आ गया था, एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये मुझे आता था, लेकिन वहाँ एंजाइटी में मैं गलत करा है। साथ हमें मुझे अभी भी याद है, हमें फैक्ट आया था ये मैक बार, ये उस वक्त लिखने के लिए आया था, तो वो बहुत मुश्किल होता था फ्रेंकली स्पीकिंग। इंटरेक्टिव स्टेशंस के अंदर टॉक्स में के बारे में ये कहा जाता है, इसलिए टॉक्स की फिक्र ना करें। कोई टॉक्स में कोई कोशिश करे ना, कोई वो बुढ़ी बसने के लिए ना जाए, लड़ने के लिए जाए और कहे कि मैंने लड़के बाहर तलाक लेके वापस आना है, वही वाला हिसाब है कि कोई अगर टॉक्स में कोशिश करे ना कोई कि मैंने फेल होना है, तो ही टॉक्स में फेल होता है, टॉक्स में कोई फेल नहीं होता, यकीन कीजिए। इसलिए अपने दिमाग से ना टॉक्स को निकाल दें। आपके पास आपको नॉलेज आनी चाहिए, भूल जाए एक लम्हे के लिए, ठीक है।
ये एक लम्हे के लिए भूल जाएंगे ये चीज टॉक्स में पूछी जानी है, ये चीज वाइवे में पूछी जानी है, ये चीज लॉन्ग केस में पूछी जानी है, ये इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाए, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि ये चीज वही वाली बात है कि कोई आपको अट्रैक्शन, अगर मैं ये कह दूं कोई भी टॉपिक पढ़ाते हुए कि ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तो तब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये अपने, मैं आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहा हूँ, वो चीज के जो प्रैक्टिकली एक कॉम्प्लिकेशन है, एक क्रिटिकल इंसिडेंस है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो इनएडवर्टेंट इंट्राआर्टीरियल इंजेक्शन हो, चाहे वो रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल जो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये है, ये आपकी जो इमरजेंसीज के अंदर स्टेटस एपिलेप्टिकस है। इसी तरीके से जिस तरीके से एक्यूट हेमरेज जो होता है, एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा अगर है, ठीक है, वो आपकी इमरजेंसी है, वो क्योंकि फौरी तौर पे आपने ट्रीट करना है। इसी तरीके से अगर रेज्ड आईसीपी हो रहा है तो आपने फौरी तौर पे उसको मैनेज करना है, अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा। तो ये इस तरह। अच्छा, इसी से मैं रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि हाउ विल यू एनेस्थेटाइज अ पेशेंट फॉर वीपी शंट। एक बच्चा है 6 महीने का, तो वीपी शंट के लिए वो हो रहा है, तो आपके क्या एनेस्थीसिया कंसर्न्स क्या क्या होंगे जी, बताओ नुसरत। इसमें सर 6 महीने का बच्चा है तो उसमें सर सॉरी नुसरत, तो म्यूट हो गई है गलती से, आप अनम्यूट कर लो। सर ये इसमें हमारे जो पीडियाट्रिक कंसर्न्स हैं, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल वेरी गुड, और ओके। फार्माकोलॉजिकल तो है ही है, लेकिन सर इसमें हमारा रेज्ड आईसीपी का भी कंसर्न है ओके, और डिफिकल्ट एयरवे का भी कंसर्न है। इसके अलावा सर भाई प्राइमरी पैथोलॉजी है क्या, क्यों हो रहा है वीपी सर शंट वही है में ना डालना कि क्यों? सर जो है तो या तो सीएसएफ की प्रोडक्शन ज्यादा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से उस जो है तो कंडीशन को रेज्ड क्या कहते आईसीपी हैं, है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस सर, सॉरी। ठीक है, तो ये टिप्स पे होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, कोई नहीं है। आपको रेज आईसीपी के साइंस पता होने चाहिए, आपको न्यूरोलॉजिकल जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो को मेंटेनेंस का और जो सेरेब्रल फिजियोलॉजी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बाकी, और ये जो जुमला आप इस तरह बोल रही हो ना कि वो तो कंसर्न होंगे ही, ये वायवे में खुदा के लिए इस तरह ना बोलो। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आप ये इस तरीके के जुमला बोलो, आप उसमें भूलेंगे कि देयर आर ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स in a 6 months, so we have to look into consideration, like there is altered cardiovascular physiology, respiratory physiology, airway, chances of patient going into hypoglycemia, there is immature liver and kidneys। ये जुमला बोलना है भाई, खुदा के लिए ये ना जुमला बोलना, आप हर दफा यही जुमला बोलते हैं। तो सर हम बिल्कुल कंपाइल करके बोल देते ना। नहीं, ये कंपाइल करके ये नहीं है, वो तो होंगे ना, ये नहीं बोलना, ये दिस इज नॉट एन आंसर। तो अच्छा, एक्सेप्ट फॉर ये जो है ना आपकी, एक्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक तकरीबन हम लोगों ने सारा कर लिया है, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया। तो कल से हम कोई और नया यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। और कल 3 बजे मैं आपको टॉपिक भेज दूंगा, 3 बजे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग थायराइड और डायबिटीज ये करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 1 आवर 3 PM, ठीक है। तो अभी की कोई डिस्कशन में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हम लोगों ने, मैं अब इसको समराइज कर रहा हूँ, हम लोगों ने पीडियाट्रिक्स शुरू किया था फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन से। उसके बाद हमने मेजर जो एयरवे सॉरी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो देखी थी, कंजेनिटल एनॉमलीज देखी थी, फिर हम लोगों ने कुछ पीड्स ईएनटी के बारे में बात की, कुछ हमने पीड्स यूरोलॉजी की बात की, आज हम लोगों ने कुछ पीड्स न्यूरोलॉजी के बारे में बात कर ली है, ठीक है। इसके अंदर कुछ जो बाकी बेसिकली घूम फिर के कहानी यहाँ आती थी कि जो अब आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है कि जिसको ये फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन और डिफरेंट जो मैन्यूअर्स हैं वो बताने आते हैं, तो उसका आधा से ज्यादा तो आंसर उसका हर के अंदर कॉमन है, ठीक है जी। पोजीशनिंग की 1 मिनट, क्या सवाल है आपका? वही बात है, कोई खास बात नहीं है, आपको हर चीज की मैनिपुलेशन आपको ध्यान से करनी है ना। और तो ये हमारा था जी, 5वें दिन में हमारा खत्म हुआ है, बीच में कुछ दिन जरा वीक शॉर्टर थे
और कुछ थे। बिलाल प्लीज पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के बारे में अगर कुछ अल्फाज आप बोलना पसंद करेंगे। बिलाल आवाज आ रही है? अच्छा आयशा में आपने कोई आंसर नहीं किया, ठीक है। और सुहेब आप अपनी तबीयत को ठीक करो और आंसर दो जल्दी जल्दी। जी बिलाल प्लीज। शान भाई मैं अभी ये थोड़ी सी मैंने डिस्कशन सुनी है, तो ठीक है। मेरा ख्याल काफी चीजें आई गेस कि कवर हो गई होंगी। हाँ यार हम लोगों ने ना देखो मैंने इनको बेसिक जो शुरू किया था ना कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम है, हमने शुरू की थी बात कि सीवीएस के अंदर क्या ऐसे फीचर्स होते हैं और हमने रिएक्ट कैसे करना है। जैसे अगर बैरोसेप्टर रिफ्लेक्सेस ऑटोनॉमिक सिस्टम फुली डेवलप नहीं है और पैरासिम्पैथेटिक ओवर ड्रिवन है तो उसके अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा, फिक्स कार्डिक आउटपुट है। अगर हार्ट रेट कम होगा वेगस स्टिमुलेशन किसी भी वजह से तो कंपनसेट नहीं कर पाएगा, बैरोसेप्टर रिफ्लेक्सेस नहीं है। रिस्पायरेशन में हमने ये बात की थी कि भाई रिस्पायरेटरी एक तो कंजम्पशन ज्यादा हो रही है और रिजर्व कम है, एफआरसी कम है और आपकी कंप्लायंस का इशू है। फिर एयरवे के अंदर आपकी ई डेंचुलस है, डिफिकल्ट फेस मास्क वेंटिलेशन भी हो सकती है और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन, टंग रिलेटिवली बड़ी है और आपका जो है वो लेरिंग्स एंटीरियर है तो लेरिंगोस्कोपी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मास्क वेंटिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरे स्टेप में मैंने इनको सेपरेट करके कहा था कि जो इंट्यूबेशन है वो बिकॉज ऑफ फनल शेप एयरवे आपकी आफ्टर पासिंग द क्रिक्वायर्ड सॉरी वोकल कॉर्ड्स भी ट्यूब स्टक कर सकती है। तो ये बात की थी। उसके अंदर फिर हम लोगों ने कफ वर्सेस अनकफ एंडोट्रिकल ट्यूब की बात की। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी लिवर और किडनीज जो है वो फुली मेच्योर नहीं है तो उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इनिशियल डोजेज आपको हो सकता है ज़्यादा देनी पड़े और मेंटेनेंस आपको, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, एक्सक्रीशन स्लो है तो वो आपकी जो है वो स्लो हो जाएगी। कंसंट्रेटिंग एबिलिटी कम है तो हाइपोनेट्रीमिक हो सकते हैं, इसलिए आपने प्रेफरेबली आइसोटोनिक फ्लूइड देना है। फ्लूइड रिससिटेशन की रेफरेंस से हमने बात की कि अलाउएबल ब्लड लॉस, अलाउएबल ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम, अलाउएबल ब्लड लॉस, मेटिकुलस कैलकुलेशन ऑफ ब्लड लॉस, क्योंकि बच्चों में इतना रिजर्व ही नहीं होता तो आपने ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर्स रिलेटिवली हायर होते हैं, आपने ज़्यादा जल्दी आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। तो फिर उसके बाद जो बाकी चैलेंजिंग आपका इक्विपमेंट से रिलेटेड है, मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, उसके बाद आपकी हाइपोथर्मिया की रीज़न है कि जो है वो ब्राउन फोर्ट मेटाबॉलिज्म है, शिवरिंग नहीं होती। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन का स्टोर नहीं हो सकता इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की थी। पेन असेसमेंट की बात की थी। फिर हम लोगों ने कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ट्रिकोएसोफेजियल फिस्टुला और इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। और इस तरह की तकरीबन हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की हैं। ये जो है ना रिससिटेशन नहीं कर सका क्योंकि मैं अपडेट नहीं हूँ तो इसलिए मैंने उसको भी स्किप कर दिया। वी विल डू इट सम लेटर टाइम, ठीक है। तो एनीवेज बहुत दूसरा ये है कि जी जो पोस्ट जैसे अभी बड़ा ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपने अगर आप क्लिनिक कर रहे हैं और आप मरीजों को असेस कर रहे हैं और आप उनको एनेस्थीसिया क्लियरेंस दे रहे हैं तो irrespective of type of surgery तो अप टिल किस एज तक जो है जो एपनिक स्पेल्स होने का चांस होता है, कितनी उनकी हाँ पोस्ट जेस्टेशनल ये एज नुसरत बताओ, इसका जवाब दो, शाबाश। समझ आइए कि कब तक पोस्ट जो है वो किस एज तक पोस्ट जेस्टेशनल जो है एपनिक एक्सपेल हो सकते हैं। सर मैं बताऊं, चलो बता दो, अजहर बता दो, एज अजहर जो बता है दो। ना वो 60 वीक्स तक ना 60 आई एम सॉरी मेरा नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। 60 पोस्ट वीक्स कॉन्सेप्चुअल एज 60 वीक तक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। ओके और इसमें तो फिर आप क्या करेंगे अगर एक बच्चा है उसका हाइपोस्पीडिया रिपेयर होना है या क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर होना है तो सर्जन होगा तो ऐसे एज अ डे केस क्लियर कर दें और उसकी पोस्ट जेस्टेशनल एज 60 वीक्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? सर उसको विजिलेंट मॉनिटरिंग करेंगे, उसको स्पेशली एपनिया मॉनिटरिंग करेंगे पोस्ट ऑप सर। कितनी देर के लिए? होल नाइट कैसे करेंगे? उसको घर भेजना है
तो वो एज अ डे केस नहीं हो सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर ओके, तो तो एनीबॉडी ओपियाइड भी अवॉइड करेंगे सर। ठीक है। और कुछ ऐसी सिंड्रोम्स हैं बच्चों में, किसी ने गोल्डन हार्ट सिंड्रोम का बच्चा देखे या उसके फीचर्स आपने कभी पढ़े हैं, कैसे होते हैं? अच्छा बिलाल, इसमें मैं ऐड ये करूंगा, ये गोल्डन हार्ट सिंड्रोम तो मुझे भी नहीं पता लेकिन लेकिन मैं ये कहूंगा कि आइडियली इलेक्टिव सर्जरी नहीं होनी चाहिए। इलेक्टिव सर्जरी शुड बी पोस्टपोन टिल फिर उसकी पेशेंट एज पूरी हो जाए। 60 वीक्स तक। तो ये आपने फेल हो गए हैं अजहर, आपने ये गलत आंसर दिया है। ठीक है, उसकी इलेक्टिव सर्जरी की, उसकी डे और सर्जरी तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह ये गोल्डन हार हो गया, पीरे रोबन हो गया, ट्रेकियर कॉलन हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप ऑफ सर्जरी और क्या प्रोसीजर होना है, इवन कोई सिडेशन में उनका स्कैन भी होना, तो प्रोबेबली आपको पीडियाट्रिक आईसीयू अरेंज करना पड़ता है इन बच्चों के लिए। एंड जनरली आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड डिफिकल्ट एयरवे के बच्चे हैं उनको लोग पैसिफायर में लिग्नोकेन जेल डाल के देते हैं, तो वो बच्चा उसको सक करता रहता है। प्रोबेबली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसका एयरवे सारा नम हो जाता है। जो प्रॉपर पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट है, कोई भी आपको लग रहा है कि यार इसकी डिस्मॉर्फिक फीचर्स हैं या पीरे रोबन है, ट्रेकियर कॉलन है, गोल्डन हार है, तो आप उसको पैसिफायर में लिग्नोकेन जेल डाल के दें बच्चे को, वो सक करता रहेगा। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वंस यू अज्यूम के एयरवे नम हो गया होगा, तो उसको लोग अवेक, एक होता है एम्बू एलएमए, ठीक है, वो डालते हैं और उसके बाद देन दे डिसाइड कि इसके थ्रू ब्रोंक करके मैंने ट्यूब डालनी है या इसको एलएमए पे ही कंडक्ट करना है। तो ये आप अपने सेंटर्स में भी ये काम कर सकते हैं कि आप के पास एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे है और आपने कैसे अप्रोच करना है। और इस पे बहुत सारा लोगों ने काम किया हुआ और इस पे वेस्ट में बहुत सारे पेपर्स भी अभी लोगों ने लिखे हैं। और अगर अभी तो पहले, अभी आजकल कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही, तो प्रॉपर अगर कोई वेस्ट से बंदा आता था जिसने पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया में काम किया होता था, तो वो प्रॉपर उनके पास वीडियोस होती थी और सारा कुछ होता था कि हाउ दे हैव बीन डीलिंग विद दिस। डॉक्टर बिलाल, मेरे ख्याल में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरे ख्याल में एफसीपीएस जनरल जो एनेस्थीसिया एग्जाम है उसमें ये इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये तो पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया फेलोशिप का क्वेश्चन। हाँ नहीं सर, लेकिन इसमें ना मैंने जो डिस्कशन किया ना, मैं इसमें एक ये, क्योंकि सर एमसीक्यू में आ जाता है, ये एमसीक्यू में आ जाता है, ये मैं भूल गया हूँ ये आप लोगों को डिस्कशन में, कि ये इस तरह के जो कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं जिसके अंदर एयरवे की डिस्मॉर्फिज्म होती है ना, वो उसके अंदर ये 2-3 जो नाम है, ये आपको एटलीस्ट नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, और उसके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी होती है सर, ये एमसीक्यू में आ सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो सिंड्रोम्स पता होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है डिटेल में मेरा हाँ नहीं वो डिटेल में बॉटम लाइन, सर बॉटम लाइन इसके अंदर ये है कि आपने इलेक्टिव सर्जरी जिसमें आपको डाउट है वो आपने नहीं करवाना, और आपने पीआईसीयू का बेड अरेंज कराना है। मतलब अगर आपको कोई ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर ये जरूरत हो, तो आपने एपनिया अलार्म यूज करना है, एपनिया मॉनिटरिंग करनी है 24 to 48 आवर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, और आप प्रेफरेबली इसको आप पीआईसीयू में अरेंज करें। ये मैसेज है बिलाल, आई थिंक ये यही बॉटम लाइन, तो आप यही बताना चाह रहे हो ना? नहीं, मैं इन जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हम आप लोग सिर्फ एफसीपीएस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। नहीं वो बेसिकली वो जो भी बिलाल डॉक्टर इसके अंदर वो बात कर रहे हैं, ही इज राइट कि वो उनके स्कोप से ऊपर की बात है। हाँ ये जनरल, ये मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि वो उसको मिक्सअप ना कर दें, अगर वाइवे में ये इन्होंने ये बोल दिया तो ये फंस जाएंगे। हाँ लेकिन बहुत सारी चीजें हैं विशाल भाई आपको बता रहे हैं ना, ये मोर देन इनफ है सर। अगर आप इसमें से 80% भी वहाँ बता देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये बातें भी नहीं पता होती हैं, वो बताने वाला कोई नहीं होता। तो मैं एक जनरल बात कर रहा था। चले ठीक सॉरी। है, अच्छा हाँ चले, एनीवेज थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर कल 3 बजे, ठीक है, ओके।